चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन फिर भी समय से अधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। समय कब कहां बड़े से बड़े योद्धा को पटखनी दे दे, कहा नहीं जा सकता। यही है जो सिखाता है कि ना तो अपनी शक्तियों पर घमंड करना चाहिए, न ही अति आत्मविश्वास। एक यही तो चीज है जिसे ये बड़े बड़े मांत्रिक भी काबू नहीं कर सके थे। सोमसेन, भूमसेन और अधीश जैसे मांत्रिक आज निरुपाय और असहाय होकर उस रेशमी कफन में लिपटे हुए थे। किस तरह लड़ेगा अधीश उस अनजाने और अदृश्य शत्रु से? क्या अब भी उसे अपनी शक्ति पर उतना ही विश्वास रहेगा? क्या है उन सफेद रेशमी धागों की सच्चाई? अधीश, भौमसेन और सोमसेन बुरी तरह से उन धागों में जकड़े हुए थे। लीमा और हजूम कमरे के दरवाजे पर ही खड़े थे। बिना आदेश के वे कुछ भी करने में असमर्थ थे और इस समय उन तीनों के मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही थी। ज्वालादत्त ने उस दिशा में देखा जहां से वे रेशमी धागे आ रहे थे। फिर मंत्र पढ़कर उस ओर वार किया। प्रचंड अग्नि! चटाक चटाक की आवाज के साथ जैसे कुछ फूटा और दो विशालकाय मकड़ियां जमीन पर गिर पड़ीं। वे मकड़ियां ठीक उन्हीं मकड़ियों जैसी थीं जो उस कलश से निकली थीं, लेकिन ये आकार में उनसे हजारों गुना बड़ी थीं। समीर ने आगे बढ़कर अधीश और बाकी दोनों के बंधन काट दिए। सोमसेन अब भी घबराया हुआ था और चारों ओर देख रहा था। ज्वालादत्त ने कहा, अब जल्दी से इस कमरे से निकलते हैं। जैसे ही वे सब दरवाजे की ओर बढ़े, कमरे के दूसरे दरवाजे से कई बड़ी बड़ी वैसी ही मकड़ियां निकलकर उनके चारों ओर फैलने लगी। उनके मुंह से निकलने वाली लार ही वो रेशमी धागा पैदा कर रही थी। पृथ्वी घात! अधीश ने मंत्र पढ़ा और पत्थरों की एक दीवार बीच में खड़ी हो गई। अब भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था। वे मकड़ियां उस ऊंची और मजबूत दीवार पर रेंग कर भीतर की तरफ आने लगी। अधीश ने कहा, अब हम भाग नहीं सकते, हमें इन मकड़ियों का सामना करना ही होगा। फिर एक के बाद एक मंत्र पढ़कर वे सब उन मकड़ियों पर हमला करने लगे, लेकिन हमलों से बचने के लिए वे मकड़ियां दीवार से फिसलकर दूसरी ओर रेंगने लगीं। ये देख अधीश बोला, कोई जीव इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता। मुझे लगता है कोई और है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। ज्वालादत्त बोले, मैं भी यही सोचता हूं, लेकिन कौन हो सकता है? कहकर उन्होंने सोमसेन की ओर देखा। तब तक अधीश ने पृथ्वी रक्षा कवच का एक और मजबूत घेरा अपने चारों ओर बना लिया था। सोमसेन बिल्कुल खाली नजरों से ज्वालादत्त को देख रहा था। उसे इस बारे में जरा भी ज्ञान नहीं था। भले ही वो किला उसके पूर्वजों का था, लेकिन वो खुद यहां पहली बार आ रहा था। तभी भूमसेन अपनी जगह से ऊपर उछला और अपना सबसे भरोसेमंद मंत्र पढ़ा। ज्वालामुखी लावा! दीवार के बाहर पूरे कमरे के फर्श पर गर्म लावा फैलने लगा और मकड़ियां मरने लगी। थोड़ी ही देर में मकड़ियों की आवाज शांत हो गई। ज्वालादत्त ने मंत्र पढ़ा, जल भवर! जल के प्रभाव से ज्वालामुखी लावा की गर्मी भी शांत हो गई और अधीश ने पृथ्वी कवच को हटा दिया। वे सब जल्दी ही वहां से भागकर एक बार फिर गलियारे में आ गए। क्या अब भी हमें आगे बढ़ना चाहिए? सोमसेन ने पूछा। इन विशालकाय मकड़ियों को देखकर उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई थी। ऊपर से ज्वालादत्त का कहना था कि कोई और है जो इन्हें नियंत्रित कर रहा है। वो किले में छिपी संपत्ति को पाना चाहता था, लेकिन अपनी जान की कीमत पर नहीं। और यदि आज ज्वालादत्त भी उस धागे में जकड़ जाते तो सभी का जीवित अवस्था में ही अंतिम संस्कार हो जाता। अधीश उसकी चिंता समझ रहा था। उसने सोमसेन से कहा, मेरा सामना एक बार पहले भी इस तरह के तत्व जीवों से हो चुका है। ये सब चमगादड़ की तरह दिखने वाले बड़े आकार के काल पंछी थे। आप चिंता मत कीजिए, हम सबको बस अधिक सावधान रहने की जरूरत है। अब से बिना अच्छी तरह देखे परखे कोई किसी चीज में हाथ नहीं लगाएगा। सबसे आगे लीमा और हजूम जाकर कमरे की तलाशी लेंगे, फिर हम जाएंगे। सभी अधीश की बात से सहमत हो गए। एक एक करके उन्होंने गलियारे के पास स्थित सभी कमरों में जाकर देख लिया, लेकिन वहां कुछ एक औषधि मंत्रों के अलावा और कोई खास चीज उन्हें नहीं मिली। भूमसेन बोला, रात होने वाली है, आपका क्या विचार है? क्या अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए? इस बात पर तो किसी का ही ध्यान नहीं गया था। वैसे भी किले की दीवार इतनी ऊंची ऊंची थी कि रात और दिन का पता ही नहीं चलता था। भूमसेन की बात सुनकर सोमसेन बोला, रात में आगे बढ़ना कहीं और उसे खतरनाक साबित ना हो। मेरा विचार है कि किसी एक सुरक्षित कमरे में हम सभी आज की रात बिता सकते हैं।
फिर कल सुबह हम तहखाने की ओर चलेंगे। सभी ने उसकी बात मान ली। लीमा ने एक कमरे की सफाई कर दी और वे सब भोजन करके सोने चले गए। आज की रात भी पहरा देने की व्यवस्था पहली रात की जैसी ही थी। इसके अलावा ज्वाला दत्त ने अनेक रक्षक मंत्रों से बांधकर उस कमरे को बिल्कुल सुरक्षित कर दिया था। पहरा देने के लिए आज भी सबसे पहले समीर की ही बारी थी। वो कमरे के दरवाजे के पास बैठकर पहरा दे रहा था। बाकी सभी लोग लेटते ही सो गए, लेकिन अधीश की आंखों में नींद नहीं थी। कल और आज जो कुछ भी हुआ उसके कारण अधीश के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। यदि वो उन मकड़ियों के चंगुल में फंस जाता तो? ज्वाला दत्त ने सही समय पर आकर उन्हें बचा लिया था, लेकिन अब वो उन पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज्वाला दत्त ने उससे कहा था कि वो पहले इसके लिए आ चुके हैं। मुख्य द्वार पर उन्होंने कुंजी पता न होने का नाटक किया। वो तो समझ में आता है कि सोमसेन को उन पर शक ना हो, लेकिन क्या इन विशाल और जहरीली मकड़ियों के बारे में भी उन्हें सच में पता नहीं था, या इससे आगे अधीश कुछ सोच ही नहीं पा रहा था। ज्वाला दत्त ने ऐसा क्यों किया वो पूछना चाहता था, लेकिन हर समय तो वे सब साथ रहते थे। उसे कब ज्वाला दत्त से सवाल करने का मौका मिलेगा? उसके मन में बार बार ये बात आ रही थी कि यदि आगे इन मकड़ियों को नियंत्रित करने वाला कोई भयानक मांत्रिक या जादूगर मिला तो क्या होगा, जिसके बारे में पता होते हुए भी ज्वाला दत्त कुछ बता नहीं रहे हैं। कहीं उनकी योजना यही तो नहीं थी, सोमसेन के साथ साथ बाकी सबको भी अपने रास्ते से हटा देना? यदि ऐसी परिस्थिति आई तो क्या करेगा अधीश? उधर मैजिनी ने जब आंखें खोली तो पूरा जंगल शांत और सामान्य था, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं। पल भर पहले ही ये जंगल उस हिरण की करुण चित्कार से गूंज रहा था। उस जगह पर भी उस हिरण के खून का धब्बा तक नहीं था जहां निर्दयता से उसे उस राक्षसी ने उसकी गर्दन उखाड़कर हिरण को मारा था। रात भर वो उसी पेड़ के नीचे बैठी रही। मेजिनी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी उसने सोचा, मुझे कुछ तो करना ही चाहिए। हो सकता है कि वो राक्षसी ही देवयानी को ले गई हो, लेकिन जिस तरह उसने उस हिरण को मारा, कहीं इससे आगे वो सोच ना सकी। तभी उसे जंगल में एक साथ अनेक घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि मीनू की मृगांक को लेकर आ गया है। वो आवाज की दिशा में दौड़ने लगी। जब घोड़े पास में आए तो उसने देखा वहां मृगांक नहीं था, न ही मीनू की, बल्कि कार्तिक था। वो बदहवास सी कार्तिक के पास पहुंची। स्वामी कहाँ हैं? कार्तिक ने उसके सवालों का जवाब देने की बजाय पलट कर पूछा। देवयानी जी का कुछ पता चला? लेकिन मैजिनी का उतरा हुआ चेहरा ही बता रहा था कि वो देवयानी को खोजने में असफल रही है। फिर मेजिनी ने उसे पूरी बात बताई, लेकिन कार्तिक ने मृगांक के बारे में मेजिनी को सच नहीं बताया। जब मेजिनी ने फिर से पूछा तो उसने बस इतना ही कहा कि वे किसी बहुत जरूरी काम के लिए कहीं चले गए हैं। प्रकाश नगर में भी नहीं है। उनको संदेश भेजा गया है, कुछ ही दिनों में वापस आ जाएंगे। तब तक हमें देवयानी को खोज ही लेना है। और मीनूकी कहाँ है? मेजिनी ने पूछा। कार्तिक बोला, उसे विश्वाजी ने किसी काम से पाणिक के साथ भेजा है। इसके बाद कार्तिक और उसके साथ आए सैनिकों ने पूरा जंगल छान डाला, लेकिन देवयानी का कहीं कुछ पता न चल सका। न ही चंदा नाम की राक्षसी को वे लोग खोज सके, जिसके बारे में मेजिनी ने बताया था। अगले दिन शाम तक भी जब कोई सुराग न मिला तो कार्तिक ने प्रकाश नगर वापस लौटने का फैसला कर लिया। मेजिनी से कार्तिक ने कहा, तुम भी अब हमारे साथ प्रकाश नगर चलो, शायद वहां तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है। उधर जब विश्वा और अधिपति ने देखा कि कार्तिक देवयानी को लिए बिना ही लौट आया है तो उनका दिल डूबने लगा। देवयानी तो क्या, उसका कोई अता पता तक कार्तिक को नहीं मिला था। रो रो कर मधुमती देवी की हालत खराब होती जा रही थी। विश्वा ने कहा, अब बस एक ही रास्ता है, किसी तरह वो जादूगरनी हमें मिल जाए। मैं उसके आगे हाथ जोड़ लूंगा और उसके पैर पकड़ लूंगा। वो जो कहेगी मैं वही करूंगा, बस वो मृगांक का जीवन लौटा दे। इतना कहकर वे भी फूट फूट कर रोने लगे। अधिपति ने उन्हें ढांढस बंधाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहें और क्या करें। परिस्थितियां ही ऐसी थीं। वे भी अब बस आचार्य कश्यप के जवाब का ही इंतजार कर रहे थे, और एक ही बात उनके दिमाग में बार बार उठ रही थी, काश अधीश अपनी कसम तोड़कर वापस आ जाए। न जाने क्यों अधिपति को लगता था कि अधीश आते ही सब ठीक कर देगा। किसी न किसी तरह वो मृगांक को ठीक करने का उपाय भी खोज ही लेगा। उनका सोचना कुछ हद तक सही भी था, लेकिन अधीश तरंगम में होता
तब तो उस तक ये खबर पहुंचती। वो तो तरंगम से कोसों दूर एक पुराने किले में न जाने कौन सा खजाना ढूंढने गया था। यहां उसका अपना परिवार मुसीबतों से घिरा हुआ उसे ही याद कर रहा था। उधर तरंगम में भी रानी भाग्य लक्ष्मी और उसके साथ साथ आचार्य कश्यप, बलबीर, लारा और सताक्षी भी भेजे गए संदेशों के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। पत्र भेजते ही तीसरे दिन आचार्य कश्यप अपने कमरे में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक सेवक खड़ा था। क्या हुआ? उसके कुछ बोलने से पहले ही आचार्य ने पूछा। उन्हें किसी पत्र के जवाब की उम्मीद थी, लेकिन जो कुछ उस सेवक ने कहा उसे सुनकर आचार्य को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। आचार्य जी, बाहर 2 महाशय आपका इंतजार कर रहे हैं। वे कहते हैं कि वे दोनों प्रकाशनगर से आए हैं। प्रकाशनगर? आचार्य ने कहा। उनका हृदय अनहोनी की आशंका से धड़क उठा। प्रकाशनगर से कोई उन्हें खोजता हुआ यहां तक आया है, इस बात का क्या मतलब हो सकता है? फिर भी वे जल्दी जल्दी सेवक के पीछे चल पड़े। बाहर बड़े कमरे में उन्होंने पाणिक और मिनूकी को अपना इंतजार करते हुए पाया। आचार्य को देखते ही पाणिक उठ खड़ा हुआ और बोला, प्रणाम आचार्य। आचार्य ने उसे बैठने का इशारा किया और जल्दी से पूछा, क्या हुआ पाणिक? प्रकाशनगर में सब कुछ ठीक तो है ना? जवाब में पाणिक ने उन्हें पूरी कहानी सुना दी। किस तरह उन दोनों के जाने से कुछ दिन बाद ही प्रकाशनगर में ये दुर्घटना घट गई थी। प्रकाशनगर के बारे में सुनकर तो आचार्य को बहुत ही अधिक दुख हुआ। मृगांक उन्हें अधीश की तरह ही बहुत प्रिय लगता था। पाणिक ने आगे कहा, विश्वाजी ने आपको और अधीश को जल्दी से जल्दी प्रकाशनगर आने को कहा है। उसके बाद पाणिक ने अपने आने की असली वजह उन्हें बताई। वो जो जादूगरनी थी चंद्रिका, उसके साथ एक बुढ़िया थी, अब वो हमारे साथ है। उसका कहना है कि वो तरंगम की रहने वाली है और चंद्रिका ने उसे कई सालों से गुलाम बनाकर रखा है। आचार्य की आंखों में आश्चर्य का भाव उभरा। क्या तरंगम की? लेकिन तरंगम में कौन? पाणिक ने कहा, अब यहां उसका कोई नहीं है। उसकी बच्ची बहुत पहले ही खो गई थी। उसका नाम सताक्षी था। सताक्षी? आचार्य के मुंह से निकला। पाणिक ने अचरज से उनकी ओर देखा और पूछा, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? आचार्य ने कहा, हाँ, मैं बुढ़िया की बच्ची सताक्षी को अच्छी तरह जानता हूं और अब उस जादूगरनी को भी। तुम चलो मेरे साथ। ये सुनकर पाणिक और मिनूकी की जान में जान आई। अब जाकर उन्हें उम्मीद की एक किरण दिखाई दी थी। आचार्य उन दोनों को अपने साथ लेकर बलबीर के महल की ओर चल पड़े। सताक्षी और उसकी बुआ को भी उन्होंने बलबीर के यहां आने का संदेश भेज दिया। बलबीर के महल में जब सब इकट्ठे हो गए तो आचार्य ने कहा, ये पाणिक हैं, मेरे मित्र अधिपति कैलाश के प्रिय शिष्य, और ये प्रकाश नगर से आप सबके लिए एक खबर लेकर आए हैं। सभी ने समझा कि आचार्य के पत्र के जवाब में ही वहां से कोई खबर आई है। रानी भाग्य लक्ष्मी तो बिल्कुल सावधान होकर सुनने लगी। आचार्य ने धीमे से कहा, बेटी सताक्षी, तुम्हें जिन माई ने पाल पोस कर बड़ा किया वे प्रकाश नगर में है। ये सुनकर सताक्षी खुशी से उछल पड़ी, लेकिन भाग्य लक्ष्मी की आंखों में अब भी सवाल थे। क्या चंदा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका? क्या होगा जब भाग्य लक्ष्मी को सच्चाई का पता चलेगा? और क्या होगा जब सताक्षी कई सालों के बाद मालती से मिलेगी, जिसने उसे एक नया जीवन दिया था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।